हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौड़। और बच्चों, जो अपनी नीट प्रारंभ सीरीज चल रही है उसी में अपन चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, जिसका आज लेक्चर 3 होने वाला है। लेक्चर 1 और 2 अपन ने कंप्लीट कर लिया, जिसमें अपन ने बहुत ही बेसिक बातें सीखी है कि सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इवन मैंने डेल्टा बॉन्ड बनाना सिखाया था, वीबीटी के बारे में बताया था। फिर अपन ने वहां पर कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, ये सब देखा था। और साथ ही में ऑक्टेट रूल में कैसे आप डायग्राम्स को ड्रॉ करते हो, ये भी सीख लिया था। तो आज लेक्चर 3 में अपन क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वीबीटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, एटॉमिसिटी और हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को बच्चों आप समझ सकते हो कि इस चैप्टर की जान है, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ भी पढ़ोगे इससे रिलेटेड है। हाइब्रिडाइजेशन इवन मैंने आपको आईयूपीएससी में भी समझाया था थोड़ा बहुत, तो वहां से भी आपको याद होगा। और आज अपन बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, जो कल अपन ने बच्चों देखा था उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कल जो अपन ने वीबीटी के अंदर देखा था, इसमें क्या देखा था कि ओवरलैपिंग होती है भाई, और ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और वीबीटी के बारे में अगर कोई पूछ ले कि कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन को बताता है, तो ये भी याद होना चाहिए भाई, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। किसको बताता है? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। और किसके थ्रू बताता है? ओवरलैपिंग के थ्रू बताता है। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन अपना हो चुका था। तो बच्चों अब अपन बात करते हैं यहाँ पर पाई की और सिग्मा बॉन्ड की। ठीक है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड कल अपन ने मेनली देखा था, और इसी के साथ में अपन ने 2-3 बॉन्ड्स और देखे थे। डेल्टा बॉन्ड होता है, 5 बॉन्ड्स होता है, पर मेनली जो अपन डिस्कस करेंगे वो होता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अपन ने एक चीज देखी थी कि अगर सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो ओवरलैपिंग कैसी होनी चाहिए? हेड ऑन ओवरलैपिंग। कैसी ओवरलैपिंग होनी चाहिए? हेड ऑन ओवरलैपिंग। और हेड ऑन ओवरलैपिंग कैसी थी ये भी मैंने आपको बताया था, जिसमें क्या हो, हेड टू हेड, यहाँ पर क्या हो, ओवरलैपिंग हो रही हो। और साइडवेज, जब आपको पाई बॉन्ड बनाना हो तो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। मान लो कोई भी आपका जो आपका न्यूट्रल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, उसमें जैसे ही आप ऑर्बिटल्स को लेकर आओगे तो ये जो साइड वाली ओवरलैपिंग होगी, इसको बोलेंगे जब अपन पाई बॉन्ड बनाएंगे। और इस ओवरलैपिंग का नाम है बच्चों, क्या नाम है इस ओवरलैपिंग का? साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और सिग्मा बॉन्ड जो है उसमें ओवरलैपिंग क्या होती है, तो कौन सी ओवरलैपिंग है भाई? हेड ऑन। मान लो आपको वहां पर कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दिया, कुछ भी दे दिया जिसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, एचएच का एग्जाम्पल दे दिया और बोल दिया कि इसमें किस तरह की बॉन्डिंग है, किस तरह की ओवरलैपिंग हुई है, और आपको कुछ ऑप्शंस दे देंगे, तो आपको पता है एच के अंदर सिर्फ 1s ऑर्बिटल होता है, मतलब वहां पर जो यहाँ पर जो पॉसिबल ओवरलैपिंग है वो सिर्फ हेड ऑन होगी। क्योंकि हेड ऑन में अपन ने पढ़ा था जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं ओवरलैपिंग में, वो कौन कौन से होते हैं? या तो एस एस होते हैं, या फिर एस पी होते हैं, या फिर पी पी होते हैं। यही 3 ऑर्बिटल पड़े थे। और अगर ऐसे ही अपन यहाँ पर बात कर ले बच्चों, पाई बॉन्ड में जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है उनमें कौन कौन थे? इसमें था पीपी थी, पीपी, जिसको अपन पी पाई बॉन्डिंग भी बोल रहे थे। ठीक है, पी पाई लिख देते हैं। फिर एक थी पी पाई डी पाई, और एक क्या थी बच्चों आपकी? डी पाई। तो ये 3 तरह की बॉन्डिंग अपन ने पाई में पढ़ी थी, और ये 3 तरह की बॉन्डिंग अपन ने सिग्मा के लिए पढ़ी थी। फिर आता था अपना जो लास्ट में अपन ने देखा था कि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। अगर कोई पूछ ले कि जो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है और साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, तो कौन सी स्ट्रेंथ ज्यादा है? तो नॉर्मल सी बात है, इसको आप ऐसे भी समझो कि मान लो आपने क्या कर रखा है, किसी का हाथ को पकड़ रखा है बहुत टाइट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो ओवरलैपिंग है वो हैंड टू हैंड आपने बहुत टाइट पकड़ रखा है, और सिर्फ आपने उसको टच कर रखा है एक उंगली से। तो साइडवेज ओवरलैपिंग में मतलब ओवरलैपिंग तो हो रही है, मगर जो एक्सटेंट है इतना अच्छा नहीं, क्योंकि साइड से आपने टच कर रखा है। और इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग है, तो इसका मतलब अगर आप एक्सटेंट की बात करो तो एक्सटेंट जो है वो सिग्मा बॉन्ड का ज्यादा है ओवरलैपिंग का, और एक्सटेंट ज्यादा है तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा? स्ट्रोंगर बॉन्ड। तो कोई पूछ ले भाई सिग्मा पाई में से कौन स्ट्रॉन्ग है, तो ये मत समझ लेना पाई में 2 बॉन्ड आते हैं तो इसको स्ट्रॉन्ग मान लो, नहीं, सिग्मा इज योर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और यहाँ पर भी क्या है बच्चों, एक्सटेंट की बात करें तो एक्सटेंट कम है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? वीकर बॉन्ड। तो बस यही कुछ चीजें जो अपन ने पढ़ी थी। अब कुछ क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में मैं ऐसा करूंगी, आपको कुछ ऑर्बिटल्स दूंगी और आपसे पूछूंगी सिग्मा बॉन्ड बनेगा या पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर अपन ले लेते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड कि भाई सिग्मा बन रहा है या फिर पाई बन रहा है, 2 की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, डेल्टा और जो आपका 5 बॉन्ड है उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स में देखें तो मान लो मैंने सबसे पहले ले लिया, और यहाँ पर एक और लिख देते हैं जिसमें आप लिखोगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या लिखोगे?
इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जो आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो आइए समझते हैं बच्चों। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, यहाँ पर अगर अपन देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, मान लो एस ऑर्बिटल्स हैं, तो किस तरह का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होना चाहिए? तो बिल्कुल सही है, कोई सा भी एक्सिस ले लो। इसमें आप क्या ले लो, एस के लिए अपन ने पढ़ा था कि जो एस की शेप होती है, इसको देख लो एक बार, एस की शेप जो होती है वो स्पेरिकल होती है। स्पेरिकल का मतलब है कि ये तीनों एक्स, वाई या जेड तीनों एक्सिस में बराबर होता है, और बराबर है इसका मतलब कोई सा भी एक्सिस ले लो, हमेशा जो बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, अगर आपने ले लिया एस और पी, अब इंटरन्यूक्लियर किसको मानना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लो आपने जो लिया है यहाँ पर ऑर्बिटल वो पी एक्स है, तो आपको जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो भी क्या मानना पड़ेगा, एक्स एक्सिस ही मानना पड़ेगा। इसको देखो भाई कैसे मैं बोल रही हूँ, मान लो अगर अपन पी ऑर्बिटल की बात करें तो उसका शेप होता है ऐसे डम्बल, ठीक है, ऐसा शेप है। अब इस शेप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि ये किसी एक एक्सिस में ही हो सकता है, या तो एक्स में होगा, और अगर वाई में होगा तो इस तरीके से होगा, ये वाई एक्सिस है, और अगर जेड में होगा तो इस तरीके से होगा। मतलब अगर आपको यहाँ पर इसके साथ में डेल्टा बॉन्ड सॉरी सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सिस वही लेना पड़ेगा जिसमें ये है। एक्स के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो तीनों एक्सिस में काम कर लेगा, मगर जब पी ऑर्बिटल की बात आएगी तो आपको एक्सिस वही लेना पड़ेगा। जैसे अगर आपको सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो आपको एक्स एक्सिस में ही पी ऑर्बिटल को लेना पड़ेगा। या फिर मान लो मैं एस पी वाई ले लूं तो कौन सा एक्सिस होना चाहिए, वाई एक्सिस होना चाहिए। और अगर मान लो मैंने यहाँ पर पी जेड ले लिया तो कौन सा एक्सिस होना चाहिए, जेड एक्सिस होना चाहिए। और तीनों ही केस में जो बॉन्ड बनकर आएंगे वो कैसे बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड। कैसे बॉन्ड होंगे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। तो ये चीजें याद रखनी है कि जब भी आप यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाओगे, किससे भाई, पी एक्स पी वाई या पी जेड से, तो एक्सिस भी वही लेने पड़ेंगे, तभी जाके सिग्मा बॉन्ड बन पाएगा। और मान लो अगर मैं पी एक्स और पी एक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, अब क्या करा मैंने, दो पी एक्स ले ली, तो अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होना चाहिए भाई, तो अगर सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो ये चीज ध्यान रखो कि अगर सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो सिग्मा बॉन्ड का मतलब है हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, और हेड ऑन के लिए जरूरी है कि जो दूसरा ऑर्बिटल है वो भी एक्स में ही हो। जरूरी है या नहीं है, अगर मान लो मुझे इन दोनों को टकराना है तो ये दोनों का अगर ऐसे होगा तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, दोनों का सेम एक्सिस में होना जरूरी है अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग करानी है। तो यही बच्चों यहाँ पर हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग करानी है तो एक्स एक्सिस में लेना पड़ेगा और तभी जाके सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और सेम यहाँ पर आप लिख सकते हो पी वाई के लिए और पी जेड के लिए कि अगर आपको पी वाई लेना है और आपको एक सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो एक्सिस वाई एक्सिस ही लेना पड़ेगा, और अगर सिग्मा बॉन्ड बनाना है जेड एक्सिस में, पीजेड के केस में तो जेड एक्सिस ही लेना पड़ेगा, और यहां से जो बनकर आएगा वो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो ये तो बात हो गई सिग्मा बॉन्ड की। क्या पाई बॉन्ड के बारे में भी बात कर लें, आइए देखते हैं भाई पाई बॉन्ड कैसे बनाएंगे। तो यहां पर भी वही चीज करेंगे, यहां पर लिखेंगे ऑर्बिटल्स, ठीक है, यहां पर लिखेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और यहां पर बच्चों आ जाएगा आपका टाइप ऑफ बॉन्ड। और ये तो क्या है, मैं आपको एक बार समझा रही हूं, जैसे आपको एग्जाम में करना होगा ना तो इसमें से वो कोई सा भी क्या दे देगा, आपको एक टाइप दे देगा, बोल देगा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है या पाई बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए बोल रही हूँ ध्यान रखो, वही चीज को मैं समझा रही हूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, मान लो मुझे पाई बॉन्ड बनाना है तो ऑर्बिटल्स क्या होनी चाहिए पाई बॉन्ड के लिए, तो अगर मैं पी एक्स ले रही हूँ क्योंकि पी पाई बॉन्ड बनता है सबसे पहले, तो मान लो मैंने पी एक्स लिया, ठीक है, और मुझे बनाना है एक पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए, ये मान लो आपका पी एक्स है, ठीक है, और अगर मुझे इसमें पाई बॉन्ड बनाना है मतलब इन दोनों का ऐसा होना जरूरी है, और ये ऐसे कब होंगे, जब एक्सिस कुछ और हो। मान लो अगर ये पी वाई है तो एक्सिस जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस होना चाहिए, तो ये इस तरीके से होंगे। अगर मैं मान लो इनको पी एक्स ले लेती हूँ तो फिर तो ये इस तरीके से हो जाएंगे और फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगा। अगर पाई ऑर्बिटल बनाने हैं तो इनका इस तरीके से 90 डिग्री पे होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप पी एक्स ले रहे हो तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स कभी नहीं होना चाहिए, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपका या तो वाई होगा और जेड एक्सिस हो सकता है, तभी जाके आपका पाई बॉन्ड बनेगा।
ये चीज याद रखना, पाई बॉन्ड के लिए ऑर्बिटल्स का ऐसे पैरेलल होना जरूरी है इस तरीके से 90 डिग्री पे। तो उसके लिए जो आपको एक्सिस लेना है वो जो ऑर्बिटल्स का एक्सिस है उनके ऑपोजिट ही होना चाहिए। वैसे ही सेम बात आप कर सकते हो, मान लो अगर मैं पी वाई ले रही हूँ तो एक्सिस क्या होना चाहिए, पी वाई तो नहीं होना चाहिए, मतलब जेड और एक्स हो सकता है, ठीक है। और ऐसा ही अगर मैं पी जेड ले रही हूँ तो जो एक्सिस है वो या तो एक्स हो या फिर वाई हो, और इन तीनों ही केस में जो बनकर आएगा वो पाई बॉन्ड ही है, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गई कि अगर पी पाई बॉन्ड बनाना है तो जो ऑर्बिटल्स है उनका पैरेलल होना जरूरी है, और पैरेलल होने के लिए जो आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो उनके ऑपोजिट होना चाहिए ताकि वो दोनों 90 डिग्री पे हो। ये अगर आपका एक्स एक्सिस है तो जो ऑर्बिटल्स है वो ऐसे कब होगी, जब ये 90 डिग्री पे होगा इसके, ठीक है। तो यही चीज ध्यान रखनी है। अब बच्चों बात करते हैं, यहाँ पर अपन ने पी ओवरलैपिंग तो देख ली, मतलब ये जो तीनों ओवरलैपिंग आपके लिए निकल कर आई है वो है पी पाई ओवरलैपिंग। अगर मुझे डी पाई ओवरलैपिंग की बात करनी है, मान लो बाकी के केस में अपन बात करने वाले हैं पी पाई और डी पाई ओवरलैपिंग की। इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल होगा और एक डी ऑर्बिटल होगा। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक्सिस लिया है, मान लो मैं पी वाई की बात कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने लिया है डी एक्स वाई, तो एक्सिस मेरे लिए क्या होगा सूटेबल जिससे कि पाई बॉन्ड बन जाए। तो आइए इसको समझते हैं। मान लो बच्चों ये आपका पी वाई है, ठीक है, और ये आपका है डी एक्स वाई। इसी तरीके से होता है, नॉन एक्सियल होता है, ये एक्सिस पे नहीं होता इसलिए इसको नॉन एक्सियल भी बोलते हैं डी ऑर्बिटल, क्योंकि एक्सिस पे नहीं है, एक्सिस के बिटवीन में, ठीक है। ये आपका एक्स है और ये वाई है, इसके बिटवीन में है इसलिए इसको नॉन एक्सियल भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझो, अगर मुझे इन दोनों की ओवरलैपिंग करानी है तो इसका मतलब यहाँ जो एक्सिस होगा उसके लिए 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं या तो एक्स एक्सिस लूं या फिर जेड एक्सिस लूं, जेड तो ले ही नहीं सकती क्योंकि किसमें ओवरलैपिंग करवानी है, देखो डी एक्स वाई की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई, डी एक्स वाई की, मतलब एक्स और वाई में से ही कुछ ले सकते हो, जेड नहीं लोगे। जेड अगर ले लिया तो कोई सा भी एक्सिस ले लो, कभी भी बॉन्ड नहीं बनेगा। तो सबसे पहली चीज तो अगर मुझे पी ऑर्बिटल ऐसे पैरेलल चाहिए, डी तो आपका ऐसे ही रहेगा, अगर पी भी ऐसे चाहिए तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में कुछ ऐसा लूंगी जिससे ये 90 डिग्री पे रहे, मतलब कभी भी पी वाई नहीं होगा। तो अगर इधर की बात करूं और मैंने पी वाई ही ले लिया, मान लो मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस ही ले लिया, तो बॉन्ड आपका नहीं बनेगा। बॉन्ड बनाने के लिए मुझे जो एक्स एक्सिस है वो लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस, जिससे कि जो आपका पी ऑर्बिटल है ऐसे पैरेलल रहे, क्योंकि डी तो ऐसे ही रहेगा पर पी के लिए ऐसे रहने के लिए जरूरी है कि एक्सिस दूसरा हो। जो बात मैंने आपको वहां पर यहाँ पर भी समझाई थी। अब एक्स एक्सिस है तो अब आपका जो बॉन्ड बन जाएगा वो पाई बॉन्ड बन जाएगा। और एक और चीज जो मैंने आपको सिखाई है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं अपन। मान लो मैं यहाँ पर पी जेड ले लूं और डी एक्स वाई बना रही हूँ। अब ये जो पी जेड ले लिया ना, तो कोई सा भी एक्सिस ले लो, कोई सा भी एनी एक्सिस ले लो, कभी भी बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि डी एक्स वाई की बात हो रही है। एक्स वाई में यहाँ पर प्लेन है तो पी जेड के साथ वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा। इसको आप ऐसे समझो, मान लो यहाँ पर ये आपका डी एक्स वाई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पी जेड लेकर आती हूँ तो वो तो इस तरीके से होगा, इस तरीके से कैसे बॉन्डिंग हो पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए पी जेड वाले केस में कभी भी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी डी एक्स वाई के साथ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है भाई, यही अपन ने यहाँ पर लिखी है। अब यहाँ पर बच्चों एक और चीज की बात कर लेते हैं। जब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक डी एक्स वाई और एक और भी क्या है डी एक्स वाई, और जो बॉन्डिंग करवानी है वो बॉन्डिंग किस तरीके की होगी भाई, डी पाई बॉन्डिंग। कैसी बॉन्डिंग हो रही है, डी पाई बॉन्डिंग। अब मुझे डी पाई में भी पता है कि पाई बॉन्ड ही बनता है। अब बात आती है एक्स एक्सिस की कि भाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या लेना है। अगर ये दोनों एक्स वाई प्लेन में हैं तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या तो एक्स हो सकता है और वाई एक्सिस हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, आपका पाई बॉन्ड ही बनेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, यही चीज समझनी थी, ठीक है, कि एक्सिस जो आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो कहीं क्वेश्चन में मिल जाए, मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन में लिख दिया पी जेड और डी एक्स वाई बनाना है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है। आपको पता है कोई सा भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो, अगर डी एक्स वाई है तो इनका भी एक्स वाई में होना जरूरी था, पी जेड आते ही कोई सा भी बॉन्ड यहाँ पर नहीं बनेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना बच्चों। यही चीज अपन पी वाई के लिए भी लिख सकते हैं। अगर मुझे पी वाई और डी एक्स वाई बॉन्ड बनाना है, ठीक है। अब पी वाई डी एक्स वाई में क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस होना चाहिए था, क्योंकि पी वाई को पैरेलल देने के लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो एक्सिस वाई नहीं ले सकते, एक्स ही लेना होगा, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनकर आएगा वो क्या होगा, पाई बॉन्ड,
ठीक है, तो यहां तक सब समझ लिया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी ताकि सब समझ में आए। ठीक है, तो आइए बच्चों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ बच्चों यहाँ पर अपन देखेंगे, वीबीटी की हेल्प से अपन बता पाते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है। तो आइए उसको यहाँ पर देखते हैं। मान लो अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए हमेशा याद रखना कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? साइज के। और आपको हमेशा जब भी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात बता रखी है या पूछ रखा है, हमेशा साइज के साथ ही उसका रिलेशन देखना है। मतलब साइज यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर है। साइज जब कॉन्स्टेंट होगा तब क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी, मगर हमेशा क्या करना है, साइज के रिस्पेक्ट में ही सबसे पहले चेक करना है। मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर बोल रही हूं कि यहाँ पर क्या है, आपका एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इसको समझने पहले आपने क्या एटॉमिक स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ रखा है तो उसके बारे में देख लेते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में क्या करते हो आप, बहुत सारे लॉज पढ़ते हो, रदरफोर्ड हो गया, फिर आपका नील्स बोर हो गया। इन सब में आप देखते हो कि जो वो है वो पार्टिकल नेचर कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रॉन का, मगर बाद में जब आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आता है तो पता चलता है कि पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होते हैं। अब क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है आपका, उसका मास कम है, क्या है, उसका मास कम है, तो उसका वेव नेचर ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में अगर इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर मैं पूछूं कहाँ होंगे, तो आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। क्योंकि वेव नेचर के हैं तो आप क्या बता सकते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होने की होगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करोगे, इन दोनों को यहाँ पर ओवरलैपिंग कराओगे, तो आपको पता है ये जो ओवरलैपिंग एरिया होता है ये क्या बताता है अपन को कि कितना स्ट्रोंगर आपका बॉन्ड है। तो अगर मुझे बताना है कि मेरा बॉन्ड कितना स्ट्रोंगर है, वो कौन बता पाएगा, यहाँ पर जितनी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है वही बता पाएगी कि कितना स्ट्रोंगर बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है। तो ये तो है जब मैंने साइज छोटा लिया। मान लो अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे किसी ऐसे एलिमेंट की बात करती हूँ जिसका साइज बड़ा है, मान लो इस तरह का कुछ साइज है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी देखूं तो इलेक्ट्रॉन क्या है, डिस्पर्स्ड है। अब अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन भी दूर दूर होंगे, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो साइज बढ़ने के केस में कम हो जाती है। देखो भाई, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसकी ओवरलैपिंग कराओगे तो ओवरलैपिंग में आपको देखने को मिलेगा, मान लो आपने यहाँ पर ओवरलैपिंग कराई, तो हालांकि आपको एरिया जरूर लार्जर दिख रहा है कि इतने बड़े बड़े में इतनी सारी ओवरलैपिंग होगी, नहीं, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी से देखना है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कम ही होगी, क्योंकि छोटे साइज में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल आपके वहां पर देखा था, बताया था मैंने। तो बच्चों छोटे साइज में आप जैसे ही इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो देखो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा थी, क्योंकि साइज छोटा था तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी और इस एरिया में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वो ज्यादा होंगे। पर जब आप बड़ी साइज की बात करोगे तो इस एरिया में जो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो साइज बढ़ने पे यहाँ पर कम हो जाएगी, और यही डिसाइड करेगा कि कितना एक्सटेंट आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, ओवरलैपिंग पर डिपेंड करती है। मतलब आप बोल सकते हो कि साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और इससे मत समझना कि साइज छोटा है तो इतना सही ओवरलैपिंग एरिया है और यहाँ पर इतना बड़ा ओवरलैपिंग एरिया है। समझना किससे कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा है। तो आप यहाँ से एक छोटी सी चीज कंक्लूड करके लिख सकते हो, और वो कंक्लूजन क्या होगा बच्चों कि मान लो अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो ओवरलैपिंग भी ज्यादा होगी। ओवरलैपिंग किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन की। कल मैंने बताया था, याद रखना, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग होगी, और इलेक्ट्रॉन की ही बात करोगे। तो अगर ओवरलैपिंग की बात कर रही हूं तो ये ऑर्बिटल्स की बात नहीं करनी है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें ओवरलैपिंग की बात करनी है, और ओवरलैपिंग यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगी। और इससे फायदा क्या होगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, और जो आपका बॉन्ड है वो उतना ज्यादा स्ट्रेंथ जो है उस बॉन्ड की उतनी ज्यादा मजबूत होगी, और उतना ही ज्यादा अच्छा आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनकर आएगा। तो जब भी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो तो साइज उसकी क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो मैंने बता दिया। क्योंकि आप देखोगे जब छोटी साइज की बात कर रहे हो तो एक और चीज
कैसे समझ सकते हो, यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो यहाँ पर ज्यादा होगा, अट्रैक्शन क्या है, छोटी साइज में ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन छोटी साइज में ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस ज्यादा है। वैसे ही अगर आप यहाँ बात करोगे तो इसका जो यहाँ पर न्यूक्लियस है वो भी तो दूर दूर हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी। और आप सिंपली एक चीज लिख सकते हो कि इस केस में जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से वो भी कम हो जाएगा क्योंकि साइज बड़ी है। ये बात तो अपने करी थी। मान लो ये न्यूक्लियस है, अगर मैं इसके इतना दूर इलेक्ट्रॉन रख रही हूँ तो ये अपना अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा, अगर पास रख रही हूँ तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पास पास होंगे क्योंकि अट्रैक्टेड होंगे, और अट्रैक्शन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूर साइज में अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन की पास होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब वो भी दूर दूर होंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि साइज कैसे इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन कराऊंगी जिससे सब क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 1s की, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे, और एक मैं बात करूं 1s की, और यहाँ पर अपन बात करें कि किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, आपको क्या बताना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बताना है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। तो बच्चों यहाँ पर अपन साइज से निकालते हैं इसका इनवर्स रिलेशन। तो अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज कहाँ ज्यादा होनी चाहिए, मैंने बताया था अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो साइज बढ़ जाती है। मान लो अगर मैं 1s की बात कर रही हूँ तो उसकी साइज थोड़ी छोटी होगी, अगर मैं 2s की बात करूंगी तो उसकी साइज थोड़ी बड़ी हो जाएगी, अगर मैं दूसरे शेल पे गई 3s की बात कर रही हूँ तो उसकी साइज और बड़ी हो जाएगी। मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने से जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये जो आप आगे नंबर लिखते हो ना 1 2 3, ये बढ़ने से क्या होगा, आपकी साइज भी बढ़ जाएगी। तो ये चीज याद रखना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिसाइड करोगे कि साइज क्या है। तो अगर इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर तो 1 1 है, यहाँ 1 2 हो गया, मतलब साइज की अगर बात करेंगे तो साइज इसकी ज्यादा होगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, साइज का ही इनवर्स है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, 1s की ज्यादा होगी 1s 2s से। ठीक है, तो अब कोई भी क्वेश्चन आए बॉन्ड स्ट्रेंथ का तो उसको साइज से कनेक्ट करना है। मान लो कोई और क्वेश्चन यहाँ पर दे देती हूँ मैं, एक और क्वेश्चन दे देते हैं। यहाँ पर मान लो अपन ने ले लिया 2s और यहाँ पर ले लिया 3p, यहाँ पर क्या ले लिया 3s। तो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, 2 और 3, सिर्फ नंबर से देख लो वाली, 2 और 3 में से कौन ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो मतलब साइज इसकी ज्यादा है, और साइज ज्यादा है तो साइज का ही बॉन्ड स्ट्रेंथ का उल्टा ऑर्डर है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो वो इसकी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि क्या है, साइज इसका ज्यादा है। साइज से इनवर्स रिलेशन रखना है बस। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने दे दिया आपको 1s 2s, और यहाँ पर मैंने आपको दे दिया 1s 3s। बच्चों मान लो मैंने यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन दे दिया, और वो क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने 2s ले लिया और यहाँ पर 3p ले लिया। क्या हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा है, मतलब साइज इसकी ज्यादा है, साइज इसकी ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा हो जाएगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लो यहाँ पर आपने कर दिया 2p ले लिया और यहाँ पर 3s ले लिया। sp नहीं देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो आपका यहाँ पर नंबर्स लिखे होते हैं सबसे पहले उनको देखना है, उनको देखोगे तो समझ में आएगा कि साइज किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ 2p की ज्यादा है। ps को अभी कंसिडर नहीं करना है, कब कंसिडर करना है, अब यहाँ पर लेते हैं एक और केस जहां पर आपका p और s को कंसिडर करना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। मान लो मैंने ले लिया 1s 2s और यहाँ पर ले लिया 1s 2p। अब क्या होगा, साइज का ऑर्डर तो सेम है, यहाँ पर भी 1 2 है, यहाँ पर भी 1 2 है, मतलब साइज यहाँ पर आकर कांस्टेंट आ गई। अब क्या करना है, अब कैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बताए, जब साइज कांस्टेंट है, जब साइज कांस्टेंट होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है वो बच्चों यहाँ पर डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p ऑर्बिटल, और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो डायरेक्शनल कैरेक्टर। किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, और जो डायरेक्शनल कैरेक्टर्स है वो किसके ज्यादा होते हैं, p ऑर्बिटल्स के ज्यादा होते हैं। इसलिए आप बोलते हो कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है p ऑर्बिटल के। आइए समझते हैं इसको। बच्चों मान लो यहाँ पर आपने क्या करा, एक मान लो आपने एक s ऑर्बिटल लिया, ठीक है,
तो एस ऑर्बिटल के लिए मैंने क्या बोला था कि एक्सिस का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर इसमें तीनों एक्सिस होती है, एक्स भी होती है, वाई भी होती है और जेड भी होती है। तो अगर मैंने आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, मान लो अपन किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और मैं पूछूं कौन सी एक्सिस पे है, तो आपको पता है ये एक क्या है, स्फेरिकल शेप है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी की बात होगी तो वो सभी जगह इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन की। एक्स में लोगे तब भी उतना ही होगा, वाई में लोगे तब भी उतना ही, जेड में लोगे तब भी उतना ही। मतलब यहाँ पर 1/3 होगा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। वैसे ही अगर मैं आपसे बात करूं और पूछूं यहाँ पर कि पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है, और पी ऑर्बिटल में मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया पीएक्स वाला, और अब मैं पूछ रही हूँ पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की मुझे क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी। अब आपको पता है ये कौन से एक्सिस पे है, पीएक्स, तो पीएक्स का मतलब है ये एक्स एक्सिस पे होगा। तो आप क्या बोल दोगे कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी एक्स एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल है वो पी एक्स वाला है, और पी जेड वाला होगा, पी वाई वाला होगा। तो वैसे ही यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। मतलब आप बोल सकते हो कि जब अपन एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो ये नॉन डायरेक्शनल है, ये किसी तरह की डायरेक्शन नहीं बताता है। मान लो यहाँ पर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आया, तो क्या उसके लिए कोई डायरेक्शन फिक्स है कि एक्स से आना है, वाई से आना है, जेड से आना है? नहीं, आप किसी भी डायरेक्शन से लाओगे वो उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। स्फेरिकल है, जेड से लाओगे तो यहाँ से बॉन्डिंग कर लेगा, सेम ही चीज बन जाएगी। पर पी ऑर्बिटल में आपको यहाँ पर मान लो ये एक्स एक्सिस में है और आपने यहाँ से कोई पी वाई लेकर आए, तो अब क्या होगा, बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों का यहाँ पर एक्स एक्सिस पे होना जरूरी, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी किस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब ये कैसा कैरेक्टर है, डायरेक्शनल कैरेक्टर। और अपन ने बात करी थी अगर साइज कांस्टेंट आ जाए तो डायरेक्शन पे जाना है, और डायरेक्शन किसका ज्यादा होगा, पी ऑर्बिटल्स का। और आप बोल सकते हो कि पी कैरेक्टर से भी अपन जज करेंगे, और पी कैरेक्टर तो पी ऑर्बिटल का ही ज्यादा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको एक और चीज से भी समझ सकते हो, मान लो अगर मैं एसएस ओवरलैपिंग की बात करूं और यहाँ पर एसपी ओवरलैपिंग की बात करूं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मैंने एस लिया है और यहाँ पर एस लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी देखेंगे इस केस में और इस केस में, तो मैंने अभी बताया यहाँ पर तो क्या होता है, 1/3 होगी, यहाँ पर 1/3 होगी। मगर वैसे ही आप अगर पी ऑर्बिटल की बात करोगे तो ये सिर्फ दो ही एक्सिस, एक ही एक्सिस की बात हो रही है, तो मतलब ये 1/2 हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, तीनों एक्सिस में डिवाइड करना था, तो ये क्या हो रही थी, 1/3 हो रही थी। मतलब यहाँ पर अगर मैं एसपी की बात करूंगी तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है यहाँ तो 1/3 होगी, मगर यहाँ पर 1/2 ही होगी। तो अगर कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कौन सा ज्यादा सही है, कहां पर आपका बॉन्ड बनने के जो चांसेस है वो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ से आप 1/3 1/2 करोगे तो ये आपका ज्यादा आएगा 1/3 1/3 से। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि एसएस और एसपी ओवरलैपिंग में से एसपी ओवरलैपिंग ज्यादा डायरेक्शनल है, और ज्यादा डायरेक्शनल है तो क्या बोल सकते हो, ज्यादा इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है। डायरेक्शन का मतलब है ये डायरेक्शन बताएगा, और डायरेक्शन बताने से क्या होगा कि बॉन्ड उसी जगह पर आके जुड़ेगा। मान लो आप इसको ऐसे समझो कि आपको किसी ने बुलाया है कहीं पर, किसी पार्टी वार्टी में बुलाया है, ठीक है, और आप उसको ना, वो आपको लोकेशन नहीं बता पा रहा है, वो बोल रहा है यार यहाँ आ जा, वहां आ जा, ये कर ले, वो कर ले, यहाँ से घूम जाना, वो प्रॉपर आपको लोकेशन नहीं दे पा रहा। और वहीं आपका जो एक और फ्रेंड है उसने आपको डायरेक्ट लोकेशन भेज दी कि ये पार्टी की जगह यहाँ आ जा। कहां पर ज्यादा जाना आपके लिए इजी होगा, जहां पर आपको डायरेक्शन मिल रही है। तो वैसे ही समझो यार, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहां बन पाएगा, जहां पर डायरेक्शन आपको मिल रही होगी कि इसी एक्सिस पे जाके इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इधर चल जाओ। और एक एक्सिस ऐसी है जहां पर सब जगह इक्वली और क्या मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो आपको डायरेक्शन नहीं बता पा रहा, और डायरेक्शन नहीं बता पा रहा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ की आप क्या बोलोगे, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता कि जो बॉन्ड बनेगा वो आपका अच्छा बनेगा, और यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम हो जाएगी एसपी से। तो वही बात बच्चों यहाँ पर हो रही थी जब अपन 1:2s और 1:2p की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि इसमें यहाँ पर एसपी आ चुका है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा हो जाएगी। आप समझ में आया क्यों ज्यादा हुई भाई, ज्यादा होने का रीजन है क्योंकि यहाँ पर पी कैरेक्टर ज्यादा है। पी आने से क्या होगा, पी कैरेक्टर ज्यादा बन जाएंगे, पी कैरेक्टर ज्यादा होने से डायरेक्शन आ जाएगी। एक डायरेक्शन मिलना बहुत जरूरी है लाइफ में, वैसे ही यहाँ पर बॉन्ड बनने के लिए भी क्या है, एक डायरेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया 2s
2s और 2p 2p। अगेन अगर देखोगे साइज कांस्टेंट है, 2 2 की बात कर रहे हैं और p ऑर्बिटल में डायरेक्शन बहुत ज्यादा आ जाएगी, तो यहाँ पर भी बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा आ जाएगी। वैसे ही अगर अपन बात करें यहाँ पर, मान लो आपने ले लिया 1s 2s और यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया 1s 2s और यहाँ पर ले लिया 2s 2p, तो वैसे तो इसका तो साइज से ही आ जाएगा, साइज के साथ देखोगे तो साइज इसकी ज्यादा है तो ऑलरेडी इसका आ जाएगा। तो जहां पर साइज लग रही है साइज लगानी है, जहां पर लग रहा है कि साइज कांस्टेंट हो गई वहां पर p कैरेक्टर से आंसर देना है। तो आ गया समझ में कि कोई भी पूछे कि SS ओवरलैपिंग है और SP ओवरलैपिंग है, कौन सी अच्छी है, आप बोलोगे पहले साइज बताओ, पहले इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताओ कि 1s की बात कर रहे हैं, 2s की बात कर रहे हैं या 2p की बात कर रहे हैं, और उसी के बाद में आंसर दे पाऊंगा। क्योंकि सबसे पहले लगाना है साइज। यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकते हो कि अगर कोई आज के बाद आपसे पूछे बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, सबसे पहले लगाओगे साइज, जब साइज कांस्टेंट होगा तब लगाओगे डायरेक्शनल कैरेक्टर, और आपको पता है डायरेक्शन का मतलब है जो डायरेक्शन देता है, और डायरेक्शन आपकी p ऑर्बिटल्स अच्छी देते हैं, मतलब जिसके पास p कैरेक्टर ज्यादा होगा वो आपका अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ बताएगा, क्योंकि वहां पर बॉन्ड को एक क्या मिल चुकी है, डायरेक्शन मिल चुकी है। बॉन्ड को पता है किस डायरेक्शन में जाने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये बच्चे हो गए आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आए सिर्फ ये दो चीजें लगानी, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हो कि आज के बाद अगर कोई बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछेगा तो सबसे पहले साइज लगानी है, और साइज से आंसर जब नहीं आएगा या साइज कांस्टेंट होगी तब आपको डायरेक्शनल कैरेक्टर लगाने हैं। और आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन तो आपको p दे पाता है क्योंकि p में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जिस एक्सिस में वो है उस एक्सिस में ही प्रेजेंट होती है, तो p ऑर्बिटल यहाँ पर डायरेक्शन बताता है, तो इसका मतलब आपको p कैरेक्टर्स को चेक करना है। तो आज के बाद अगर कोई पूछेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में तो आप क्लियरली बोल दोगे कि पहले मैं साइज बताऊंगा और साइज के बाद ही डायरेक्शन बताऊंगा। मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया SS और SP में से कौन अच्छा होगा, तो आप बोलोगे पहले साइज बताओ, साइज दोनों की सेम होनी चाहिए तभी मैं p कैरेक्टर के बारे में बता पाऊंगा। तो इस चीज को मत इस चीज को मत भूलना कि पहले साइज लगानी है और फिर ही सेकंड पे आके p ऑर्बिटल्स के बारे में बात करनी है। आइए एक बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पढ़ लेते हैं, जिससे जो मैं बोल रही हूँ वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है आपका, यहाँ पर किन ऑर्बिटल्स के लिए पहले तो उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लो मैं ले रही हूँ 1s, फिर मान लो मैंने ले लिया 1s 2s, फिर यहाँ पर मैंने ले लिया 1s और 2s तो आ ही गया है 2p, ठीक है। फिर मैंने मान लो ले लिया यहाँ पर 2s 2s, फिर ले लिया यहाँ पर 2s 2p और फिर ले लिया यहाँ पर 2s 3s, ठीक है, और 2s 2p सॉरी 3p, फिर आएगा आपका 3s 3s और फिर 3s 3p और फिर आएगा आपका 3p 3p। तो सबसे पहले आपको पता है कि साइज यहाँ पर देखनी है, तो साइज में अगर देखो तो साइज सबसे छोटी किसकी होगी, 1s की होगी, तो 1s सबसे पहले यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ में आ जाएगा सबसे ऊपर। अब यहाँ पर 1s 2s है और 1s 2p है, मतलब यहाँ पर साइज कांस्टेंट हो गई। साइज कांस्टेंट होने पे क्या करना था भाई, मैंने बोला था जैसे ही साइज कांस्टेंट हो तो किस पे जाना है, p कैरेक्टर पे जाना है। एक बार s है एक बार p है, इसका मतलब कैरेक्टर किसके ज्यादा हो जाएंगे, जिसमें p ज्यादा होगा, तो 1s 2p आगे आ जाएगा और फिर आपका आ जाएगा 1s 2s, ठीक है। इसके बाद 2 वालों की बात करें तो उनका साइज ज्यादा है इसलिए उनको बाद में लिखेंगे। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर 2s है, 2s 2p है और 2p 3s है। अब सबसे पहले तो इन दोनों में बात करेंगे, यहाँ पर तो इनकी साइज ज्यादा बढ़ जाएगी, तो अगर इन दोनों की बात करें तो 2s 2p इसके बाद आ जाएगा और फिर आ जाएगा आपका 2s 2s। अब 2 वाले पूरे कंप्लीट हो गए तो 2 और 3 वाले की बात करते हैं। अब इनका साइज ज्यादा है इसलिए इनके बाद आ रहे हैं, ये चीजें मत देख लेना। 1s में क्या है, 1 का मतलब है साइज यहाँ पर कम है इसलिए इनको पहले लिखा है। फिर 1 और 2 में आपको पता है पहले 1 2 की बात करेंगे और बाद में 2 2 और फिर 2 3 में से साइज किसका ज्यादा हो जाएगा, 2 3 वाले का, इसलिए पहले इनको लिखा है और बाद में 2 3 वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगाना है, साइज में सबसे पहले चेक कर लेना
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसके नंबर के हिसाब से मैथ्स लगा देना बस, 1 2 और 1 3 में से कौन ज्यादा है, नॉर्मल सी बात है 1 3 वाला ज्यादा होगा, तो बस वही सिंपल मैथ्स लगानी है। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात हो गई। तो 2s 3s 2s 3p में से बताना है। अब 2s 3s में से क्या हो जाएगा, 2s 3p ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन की बात होगी, साइज कांस्टेंट है तो, और फिर आ जाएगा आपका 2s 3s। अब आते हैं सिर्फ p ऑर्बिटल्स के इन तीनों केसेस पे। ठीक है, तो अगर इन तीनों केसेस की बात करें तो यहाँ पर भी p ऑर्बिटल के हिसाब से चलेंगे, ज्यादा p ऑर्बिटल तो डायरेक्शन ज्यादा, फिर आएगा आपका 3s 3p एंड लास्ट में आ जाएगा आपका 3s 3s। तो आज के बाद अगर बॉन्ड ऑर्डर से कोई क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत करना, समझ जाना कैसे मैम ने क्वेश्चन करवाया था कि सबसे पहले तो देखना है साइज और साइज के बाद देखना है डायरेक्शन। इसमें क्या देखा, 1s 1s 1 1 की बात हो रही है तो 1 1 1 2 से तो कम ही है साइज में, साइज कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब जब इन दोनों की बात करी तो साइज कांस्टेंट आ गया, साइज कांस्टेंट है तो p कैरेक्टर देखना था तो इसलिए आपने p वाले को आगे लिख दिया। जब 2 2 वाली बात हो रही है तो वहां पर भी सबसे पहले p कैरेक्टर देखोगे तो p कैरेक्टर में ये सबसे पहले आ जाएगा, फिर आपके ss वाले आ जाएंगे। अब 2 3 में भी आप क्या करोगे, क्योंकि साइज सबका सेम है, ss sp की बात हो रही है तो यहाँ पर भी p वाले sp वाले को पहले लिया होगा क्योंकि डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब साइज कांस्टेंट है, फिर यहाँ पर एसएस वाले, और यहाँ पर बात करें तो पीपी की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा डायरेक्शन होगी तो इसीलिए इसको पहले लिख दिया, फिर 3s पीपी और फिर आपका 3s 3s। तो इस तरीके से आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। बच्चों अब बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की p ऑर्बिटल्स में। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ को अपन देखें कब, जब मैं पाई बॉन्ड बना रही हूँ, तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें पाई बॉन्ड के लिए तो कैसे डिसाइड करना है, आइए वो देखते हैं। वही साइज वाली चीज लगेगी यहाँ पर भी। तो सबसे पहले आते हैं आपके यहाँ पर, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आता है 2p 2p, ठीक है, फिर आएगा आपका 2p 3p और फिर आएगा आपका 3p 3p। अब देखो मैंने क्या बोला था, साइज ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। आइए p ऑर्बिटल में समझते हैं। अगर p ऑर्बिटल की बात करूं तो इस तरीके से कुछ ओवरलैपिंग होगी, साइज कम है तो क्या है, ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। जैसे ही इस साइज का और एक आप बड़े साइज का ला रहे हो तो बॉन्डिंग तो वैसे ही आपकी, ओवरलैपिंग तो वैसे ही खराब हो जाएगी। अगर दोनों बड़े साइज के लिए आए तो क्या होगा, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट और कम हो जाएगा, क्योंकि अभी देख कर आए हो साइज बढ़ाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है, अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो ऐसे नहीं समझना कि p ऑर्बिटल में तो डायरेक्शन ज्यादा है, पर p ऑर्बिटल में भी ऐसे p ऑर्बिटल्स की बात करें जहां पर s नहीं है, सारी pp ओवरलैपिंग है, तो उस केस में साइज का यहाँ पर फैक्टर बनता है कि साइज छोटी है तो ओवरलैपिंग इजीली हो जाएगी। अगर एक साइज छोटी एक साइज बड़ी है तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। अगर दोनों बड़ी साइज की ले रहे हो तब भी यहाँ पर साइज के ऑर्बिटल्स इतने ज्यादा है कि ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। मतलब अगर कोई आपसे पूछे ऑर्डर की बात करे तो ऑर्डर में आप बोल दोगे 2p 2p सबसे अच्छा है, फिर आएगा आपका 2p 3p और फिर 3p 3p। और फैक्टर क्या लगाया भाई, वही चीज, साइज बढ़ रही है तो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर कोई पूछे कि लीस्ट आपका लीस्ट या वीकेस्ट बॉन्ड कहां बनता है, लीस्ट, और इसको आप लिख सकते हो वीकेस्ट पाई बॉन्ड कहां बनेगा, तो अगर ऑप्शन में दिख जाए 3p 3p क्योंकि साइज बड़ा है तो बोल देना वीकेस्ट पाई बॉन्ड यही बनेगा भाई। ठीक है, अगर तीनों ऑप्शन है पूछ ले वीकेस्ट पाई बॉन्ड कहां बन रहा है तो हमेशा 3p 3p ही आंसर होगा। अब इसी के बात कर लेते हैं बच्चों, मान लो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, एक है आपका 3py और 3py, क्योंकि यहाँ पर 2d तो होता नहीं है इसलिए मैं 3 से डायरेक्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ। फिर है एक 3p पाई और एक 3d पाई, और एक है आपका 3d पाई और 3d पाई। मतलब आपको यहाँ पर p पाई d पाई और d पाई बॉन्डिंग में से बताना है कौन ज्यादा अच्छी होगी। आइए सबके ऑर्बिटल्स ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये तो p ऑर्बिटल की बात हो रही है, अभी जिसका बात कर भी चुके हैं अपन, बस 3p 3p की बात है कि वीकेस्ट है। ठीक है, 3p 3d में क्या होगा ना, यहाँ पर जो आपका d ऑर्बिटल है, इसको समझो बच्चों, d ऑर्बिटल क्या होता है, ऐसे झुका हुआ होता है, थोड़ा एक्सिस के बीच में होता है ना, तो ऐसे झुका हुआ होता है। अब मान लो अगर मैं बात करूं
यहाँ पर ये जो है आपके डी ऑर्बिटल्स के जो बॉन्डिंग के लिए आ रहे हैं, ये दोनों, इन दोनों की बात कर रही हूँ कि ये दोनों बॉन्डिंग के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पर आपका पी ऑर्बिटल्स है, ये ऑलरेडी इतने टिल्ट है, इसका मतलब यहाँ पर ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि क्या है, ये इस तरीके से ऐसे झुके हुए हैं, तो जब ओवरलैपिंग के लिए आएंगे मान लो पी से, तो ओवरलैपिंग बहुत अच्छी हो पाएगी। तो इनके इस तरीके से झुके होने की वजह से यहाँ पर ओवरलैपिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर मान लो मैं दो डी ऑर्बिटल्स की बात कर रही हूं, तो उसमें तो भाई चार चांद लग जाएंगे, दोनों ही यहाँ पर क्या होंगे, झुके हुए होंगे इस डायरेक्शन में, और दोनों में बहुत अच्छे से बॉन्डिंग हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग है, मान लो सिर्फ आपको अज्यूम करना है कि यहाँ पर भी साइज सेम ही है, तो इनमें क्या होगा, दोनों इस तरीके से झुके हुए हैं कि बॉन्डिंग होने में बहुत इजी होगा, और बॉन्डिंग होके यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर एक्सटेंट की बात करेंगे तो एक्सटेंट हो जाएगा आपका 3D पाई, और 3D पाई का ज्यादा। अच्छा, यहाँ पर ना ये चीज मत समझ लेना कि यहाँ पर तो अगर अपन इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकालें तो 1 कितनी आई थी, 2, और यहाँ पर तो 1/4 आई थी। नहीं, जब आप इसको एमओटी में पढ़ोगे तो मैं वहां पर क्लियर भी कर दूंगी। क्या होता है बच्चों, जब बॉन्डिंग होती है ना, इसको ऐसे लिख लो, एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी shift in two lobes in case of d orbital। मतलब अगर d ऑर्बिटल में आप कभी ओवरलैपिंग करा रहे हो या बॉन्डिंग करा रहे हो, तब जो इसका ऑर्बिटल है डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी, और ये जो डेंसिटी शिफ्ट होकर ये ऐसा इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। मतलब बाकी के दो में क्योंकि वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है तो उनकी साइज छोटी हो जाएगी, और जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है वो इस तरीके से होकर और सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी इन 2 लोब्स, इन 2 लोब्स में ही रहेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका मतलब आप समझ गए, यहाँ पर वो 1 2 1 4 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, यहाँ पर सिर्फ ये समझना है कि डी ऑर्बिटल बहुत चालाक है, जब उसको पता है बॉन्डिंग 2 से हो रही है तो वो इधर वाले ऑर्बिटल्स की डेंसिटी को भी इधर भेज देगा, और ऑर्बिटल बॉन्डिंग किससे कराएगा, सिर्फ इन 2 ऑर्बिटल से, जिसकी वजह से यहाँ पर ये 1/4 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, और 3D पाई और 3D पाई आपका क्या बन जाता है, सबसे ज्यादा स्टेबल केस बन जाता है। तो आपको समझ में आ गया, जब सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तब कैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है, और जब पाई बॉन्ड बनाने हैं तो याद रखना है 3D पाई सबसे अच्छी है। और ये पी पाई को तो कोई पूछ नहीं रहा है भाई, वहां पर भी वीक हो गई थी और यहाँ पर भी वीकेस्ट हो गई है, वीकेस्ट बॉन्ड इससे ही बनेगा। तो याद रखना, कभी भी बॉन्ड में 3 पाई बॉन्ड यूज हो रहा है तो वो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत वीक होगा। तो बच्चों ऐसा करते हैं, आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका नोट, और नोट में एक चीज याद रखनी है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने हैं, क्योंकि अपन ने क्या देखा था कि जब भी अपन वीबीटी देख रहे थे तो वहां पर ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है, और ओवरलैपिंग सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में होगी, तो इसका मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे। इसको आप बोल सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मान लो मैं H2 की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो आपको पता है H में क्या है, 1s1, एक यहाँ पर क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो बॉन्ड बनेगा वो भी सिर्फ एक ही बन सकता है, और हेंस HH एग्जिस्ट करता है। वैसे ही मान लो अगर मैं यहाँ पर बात करूं O2 की, तो O की कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन होगी यहाँ पर 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी p ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात होगी। भाई ये तो डाउट नहीं है ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, तो इसी लास्ट की बात होगी, 1 2 3 और 4 इधर आ जाएगा। इसका मतलब इसके पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, इसीलिए O2 इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। और सेम आप केस बोल दोगे आपका N3 का, N3 में देखोगे कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। इसका मतलब जो 3 ऑर्बिटल है p के, उनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हेंस ये 3 बॉन्ड बनाएगा, और आपका जो N2 का केस है वो ऐसे ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है।
यहाँ तक तो भाई क्या बात है, थ्योरी बहुत बढ़िया जा रही थी, समझ में आ रहा था। इतने में ही यहाँ पर आ जाते हैं आपके कार्बन, बोलते हैं हम भी यहाँ पर बॉन्डिंग करेंगे, C2 की बॉन्डिंग बताओ। और C2 की बॉन्डिंग में जैसे ही जाते हैं तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। इसका मतलब यहाँ पर जो S है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो P है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये चाहते हैं कि हम हाफ फील्ड बन जाए, और हाफ फील्ड बनने के लिए क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आनी पड़ेगी। एक्साइटेड स्टेट का यहाँ पर अगर कॉन्फ़िगरेशन लोगे तो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि 2p हाफ फील्ड बनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेगा, और जैसे ही एक्साइटेड हो जाएगा तो यहाँ पर आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए। क्या कभी देखा है, नहीं देखा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स को आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कैलकुलेट कर रहे थे वो पॉसिबल नहीं हुआ, बिकॉज C2 सॉलिड की बात कर रही हूँ भाई, C2 सॉलिड डज नॉट एग्जिस्ट। यार अब ना कुछ लोग यहाँ पर ना ऐसा सोचेंगे कि मैम हमने तो देखा था C2 एग्जिस्ट करता है, जब MOT पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि एग्जिस्ट करता है, अभी MOT नहीं पढ़ाई है इसलिए बोल रही हूँ कि C2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो एग्जिस्ट करेगा वो भी वेपर वाला करेगा, C2 वेपर स्टेट पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया। अब इसको समझो भाई, ये चौथा बॉन्ड क्यों नहीं बन रहा है। अपन ने तो देखा है कि कार्बन के 3 ही बॉन्ड होते हैं जिसको आप एसिटिलीन बोलते हो, इसका मतलब ये 3 ही बॉन्ड क्यों बन पा रहे। आइए इसको अपन ऑर्बिटल से समझते हैं, ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट से। मान लो ये आपका एक कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन की अगर बात करो तो मैंने बताया था इसके ये एक्सेस होते हैं, एक्स होता है, ठीक है, ये वाई होता है और ये जेड एक्सेस होता है। तो मान लो ये आपकी क्या है, पी वाई है, ये आपका पी एक्स है इस कार्बन का, और ये इसका पी जेड है, ठीक है। दूसरे कार्बन के पास जाता है भाई, और ये दूसरा कार्बन जो है उसकी बात करें तो उसमें भी सेम है, ये आपका पी वाई है, ये वाला जो एक्सिस है वो पी एक्स है, और ये वाला जो एक्सिस है वो क्या है, पी जेड है। अब बॉन्डिंग में यहाँ पर कौन कौन जा सकता है भाई, ये एस तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि एस के साथ में तो क्या है, पी आ रहा है, मतलब बॉन्डिंग में तो यही इन्वॉल्व होंगे, ये ठीक है, ये तो भाई इससे बॉन्ड करेगा, और ये वाला जो होगा बच्चों आपका जेड वाला, वो जेड से बॉन्डिंग करेगा, मतलब पी एक्स से बॉन्ड कर रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, पी वाई से बॉन्ड कर रहा है, और पी जेड से यहाँ पर ओवरलैपिंग कर रहा है, सॉरी। और यहाँ जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 1 सिग्मा और 2 पाई। और आप लिखते भी हो कि जो एसिटिलीन का मॉलिक्यूल होता है आपके यहाँ, उसमें क्या होता है, 1 सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। याद रखना मैक्सिमम बॉन्ड जो बन सकते हैं वो 3 ही बनेंगे, 1 सिग्मा बनेगा, 2 पाई बनेगा। हाँ, केमिस्ट्री में क्या एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं भाई। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमेशा आपको क्या करना है, सिर्फ 1 सिग्मा बनाना है, और क्या बनाना है, 2 पाई बनाने हैं। हालांकि क्वाड्रेपल बॉन्ड होता है जिसमें 1 सिग्मा होते हैं, 2 पाई होते हैं, और एक डेल्टा बॉन्ड होता है जो कल मैंने बना के बताया था, मगर यहाँ पर उसके बाद नहीं करनी है। सिर्फ क्या होंगे आपके 1 सिग्मा और 2 पाई ही एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से आपको बहुत सारे ऑर्बिटल्स के बारे में नॉलेज मिल गई कि भाई 3 बॉन्ड ही बनाने हैं, 4 बॉन्ड कभी नहीं बनाने हैं। एग्जिस्ट करता है पर आपके सिलेबस में नहीं है। अब किसी ने आपसे पूछ लिया कि N2 एग्जिस्ट करता है बट P2 डज नॉट, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। तो इसका आंसर भी अपन यहीं से देंगे। आइए ऑर्बिटल से समझते हैं, और बीबीटी के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर मिल पाया था। जब n की बात करेंगे तो n में आपको पता है 2p3 होता है, ठीक है, 3 यहाँ पर क्या है, सिग्मा है। और अगर दूसरे n की बात करूंगी तो उसमें भी 2p3 है, और क्या है, यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और तीनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग करेंगे, और इसको क्या बोलोगे, 2p पाई और 2p पाई बॉन्डिंग हुई है, एंड हेंस जो आपका n ट्रिपल बॉन्ड n है वो एग्जिस्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो 2 पाई बॉन्डिंग हुई है। पर जैसे ही आप P2 के अंदर गए, अब P2 में क्या होगा, p ऑर्बिटल किसका है, थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, मतलब यहां से क्या होगा, 3p पाई और 3p पाई बॉन्डिंग होगी। और अभी देखा था कि 3p पाई कभी नहीं करवानी है, बिकॉज इट इज लीस्ट स्टेबल। बताया था मैंने कि ये बॉन्डिंग इतनी खराब है, इतनी ज्यादा लीस्ट स्टेबल है कि कभी बनती ही नहीं है, और ये बॉन्डिंग कभी नहीं हो पाएगी। हेंस P2 डज नॉट एग्जिस्ट। जो आपका P2 है बच्चों, वो आपको कुछ इस फॉर्म में दिखेगा, ये होता है P4,
P4 एग्जिस्ट करता है, P2 नहीं करता। और उसका अगर कोई रीजन पूछ ले कि भाई रीजन क्या है, तो रीजन क्या लिख कर आना है, ड्यू टू लार्ज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, नहीं डिस्टेंस, एक्सिस नहीं, ड्यू टू लार्ज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 3p पाई और 3p में बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा p ऑर्बिटल की डिस्टेंस आ जाती है, सॉरी ऑर्बिटल्स बहुत बड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है और जो बॉन्डिंग है नॉट पॉसिबल। क्या लिखोगे, बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल। हेंस ये p पाई बॉन्ड नहीं बना पाता और ये सिर्फ सिग्मा बना पाता है, और सिग्मा से बनाकर ये क्या करेगा, P4 में एग्जिस्ट करेगा। तो भाई याद रखना, why N2 exist and P2 does not। और सेम वे में यहाँ पर आपका ऑक्सीजन भी करता है। आपने देखा है बहुत अच्छे ऑक्सीजन के आप यहाँ पर क्या करते हो, डायग्राम बनाते हो और O2 को एग्जिस्ट कराते हो। O2 एग्जिस्ट बट S2 does not। तो उसका रीजन क्या है, यहीं से समझ में आ गया कि भाई क्यों नहीं कर रहा है ये आपका S2 एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, जो S है उसमें क्या हो रहा है, जब आप ये करवाओगे तो 3p पाई और 3p पाई ये भी क्या है, थर्ड पीरियड का है, तो 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है और यहाँ पर क्या है 2p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। वी नो दिस कैन फॉर्म अ बॉन्ड, इसलिए ये एग्जिस्ट कर पा रहा है। अपन को पता है इतना वीक और इतना गंदा घटिया, एकदम घटिया बॉन्ड बनाता है, और उस बॉन्ड की वजह से लिख दो खराब बॉन्डिंग करता है, इसलिए ये बॉन्ड ही नहीं बनाता और नो ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका S2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो एग्जिस्ट कैसे करता है, तो ये S8 में एग्जिस्ट करता है। और बच्चों आप इसको समझ सकते हो याद रखने के लिए कि ये किंग होता है, और किंग का क्या होता है, क्राउन होता है, तो जो इसकी शेप होती है वो भी क्राउन शेप होती है। क्राउन शेप बनानी है भाई, इस तरीके से क्राउन शेप बना लो, और बीच में क्या करना है, बस आपको ये S जोड़ने हैं, एस 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 एस, और ये जो बन गई आपकी शेप, इसको बोलते हैं क्राउन शेप। और कोई भी पूछ ले आगे कि एस किस शेप में एग्जिस्ट करता है, तो याद रखना है क्राउन शेप। ये क्या है, एस किंग बिहेव करता है, किसकी क्या होता है, एक क्राउन होता है। तो ये भाई क्राउन ईथर हो गया आपका 1 2 3 4, सॉरी क्राउन क्या हो गया, शेप हो गई। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एस एक्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर भी कोई रीजन पूछेगा तो रीजन वही है भाई, सेम रीजन है, क्योंकि आपको पता है जो आपकी 3 पाई बॉन्डिंग होती है उसमें क्या होता है, बॉन्डिंग इतनी खराब होती है कि यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, नो ओवरलैपिंग। और यहाँ पर भी जो रीजन है वो यही हो जाएगी, ड्यू टू poor overlapping of 3p orbitals। 3p orbitals की इतनी पुअर ओवरलैपिंग है कि ये बेचारे बॉन्ड ही नहीं बनाना चाहते, और बॉन्ड नहीं बनाना चाहते तो फिर तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। हेंस आप बोलते हो यहाँ पर क्या होता है, S2 एग्जिस्ट, S2 डज नॉट एग्जिस्ट बट S8 एग्जिस्ट। तो ये चीज यहीं से आती है, ठीक है। तो आइए बच्चों इसके बाद चलते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट पे, जो कि क्या है अपना एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी बहुत सिंपल है, इसके नाम से समझ में आ रहा है। ये क्या बताएगा भाई आपको, नंबर ऑफ एटम्स बताएगा, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अब मान लो कोई आपसे पूछ ले, जैसे अगर वो फॉर्मूला लिखता है, मान लो अगर वो बात करता है O2 की, ठीक है, तो O2 में तो आपको पता है कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो इसकी अगर एटॉमिसिटी पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर इसके बाद वो मान लो S8 के लिए पूछ रहा है, तो एटम्स आपको दिख रहे हैं तो आप बोल दोगे एटॉमिसिटी भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। मगर दिक्कत कब आएगी, जब उसने लिख दिया कि ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी एटॉमिसिटी ज्यादा है। हेंस आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन O2 की तरह एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर जो आपका सल्फर है वो एसिड की तरह एग्जिस्ट करता है, और एटॉमिसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, सल्फर की। ऐसे ही वो यहाँ पर बच्चों आपसे नाइट्रोजन के केस में पूछ सकता है, तो N2 एग्जिस्ट करता है तो आप 2 एटॉमिसिटी बता दोगे। और आपको पता है अगर उसने फास्फोरस की पूछ ली तो आपको पता होना चाहिए कि ये P4 में एग्जिस्ट करता है, और 4 इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी। तो कुछ नहीं, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बताने का सिर्फ इतना सा रीजन था कि अगर उसने सिर्फ लिखकर दे दिया कि
सल्फर और फास्फोरस में से एटॉमिसिटी किसकी ज्यादा है, तो याद रखना सिर्फ नंबर ऑफ एटम से बताना है और आपको इतनी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि N2 एग्जिस्ट करता है पर P4 एग्जिस्ट करता था, P2 नहीं करता था, हेंस एटॉमिसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, फास्फोरस की। तो बस यही रीजन था इसको बताने का। अब पढ़ते हैं यहाँ पर पूरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ ली, तो इसके मेरिट्स क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपको सीखने को मिली। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है एक्सप्लेनेशन दिया है इसने फॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ। अभी अपन ने पूरा बॉन्ड स्ट्रेंथ खत्म करा है, इसका मतलब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ के बारे में बहुत अच्छे से बता पा रहा था। तो एक ये इसका प्लस पॉइंट हो जाएगा कि इसने सिर्फ अपनी ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी बता दिया। दूसरा अगर यहाँ से अपन देखें कि दूसरा क्या इसका प्लस पॉइंट है, तो दूसरा प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपको एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी बता रहा था, हेंस ये बॉन्ड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी बता रहा था। तो ये बॉन्ड के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा था कि ओवरलैपिंग कितनी ज्यादा अच्छी होगी, किसमें अच्छी है किसमें खराब है, इसके बारे में भी बता रहा है। जैसे कि अपन ने देखा था कि भाई 1s की जो है, क्योंकि यहाँ पर क्या है साइज कम है, तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 1s2s से क्या हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ 1s की ज्यादा हो जाएगी क्योंकि साइज कम है। तो ये एक्सटेंट ओवरलैपिंग भी बता रहा है कि किसमें ज्यादा अच्छी होगी किसमें कम अच्छी होगी। तीसरी चीज जो अभी अपन ने पढ़ी, ये क्या बता रहा है, शेप एंड बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स में बता रहा है शेप एंड बॉन्डिंग जिनकी आपने देखा कोवैलेंसी तो यहाँ पर 3 आ रही है मगर बॉन्ड वो P4 बना रहे हैं, जैसे फास्फोरस का हो गया, सल्फर का हो गया। इन मॉलिक्यूल्स हैविंग कोवैलेंसी अकॉर्डिंग टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, जिनकी कोवैलेंसी तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के हिसाब से नहीं है, नॉट अकॉर्डिंग टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो उनके अंदर भी जैसे आपका जो एसिड था, जो आपका P4 था, उसमें आप देख रहे थे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो 2 है मगर ये एसिड बना रहा है। तो इन सब में भी उसने बॉन्डिंग के बारे में बहुत अच्छे से आपको बता दिया। अब भाई ये जो है ये फेल हो गई थी क्योंकि नई थ्योरी आ गई थी, तो फेल होने का रीजन क्या था, ये पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं इसकी जो एक्सेप्शन है उसके जो कुछ 3 कारण थे, उन 3-4 कारण कितने भी हो सकते हैं वैसे, पर जो 3 कारण है मेनली वो मैं आपको बताती हूँ, CH4, NH3 और एक आपका H2O। तो कोई दुश्मन पूछ ले भाई VBD के दुश्मन कौन है, तो बोल देना ये तीनों इसके दुश्मन निकले। क्यों निकले आइए समझते हैं। CH4 कार्बन के 4 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि यहाँ पर आप किस तरीके से इसके बॉन्ड लेंथ के बारे में, क्योंकि बॉन्ड लेंथ के बारे में VBD बता रहा है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, तो आप बोलोगे यहाँ पर जैसे आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा आया 1s2, 2s2, 2p2 और आपको पता है यहाँ पर ये एक्साइटेशन कर लेता है, इसलिए मैं डायरेक्टली एक्साइटेशन वाली जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख रही हूँ। 2s में एक इलेक्ट्रॉन होता है और 2p में क्या होते हैं आपके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब अगर एक एक हाइड्रोजन ने आकर इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करी होगी तो आप इतना, अगर किसी ने बॉन्ड लेंथ पूछा है तो आप बोलोगे कि 3 जो CH बॉन्ड है वो सेम होगी और जो एक CH बॉन्ड है वो डिफरेंट होगी। इतना बोल सकते हो भाई, क्यों बोल रहे हो, इसके बारे में भी पता है क्योंकि एक जो है उसमें जो ओवरलैपिंग हो रही है वो किसकी हो रही है, SS की हो रही है और बाकी सब में किसकी हो रही है, PS, PS और PS की हो रही है। इसमें कोई दोहराई नहीं ना भाई। अगर मैं इसका ऑर्बिटल बनाऊं तो ये यहाँ पर एक से तो क्या कर रहा है 1s से क्या कर रहा है, सॉरी 1 लिखकर गलती कर रहे हैं अपन, 1 नहीं करना है, क्या करना है सिर्फ SS लिखना है। मान लो यहाँ पर SS की ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर PS की हो रही है, यहाँ पर PS की हो रही है, यहाँ पर PS की हो रही है, क्योंकि 3 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो P में है और एक ही सिर्फ S में है। तो हाइड्रोजन तो अपना S ही लेकर आएगा, उसके पास है तो वो एक S के साथ कर लेगा, पर बाकी के जो हाइड्रोजन है उनमें जो बॉन्डिंग होगी वो किसके साथ होगी, 3p ऑर्बिटल के साथ होगी। हेंस आप बोल सकते हो कि 3 बॉन्ड लेंथ सेम आनी चाहिए थी और एक डिफरेंट आनी चाहिए थी। बट जैसे ही जाके स्ट्रक्चर देखा तो भाई ये जो आपकी जितनी भी बॉन्ड लेंथ है
वो सारी की सारी सेम आ रही थी। और बॉन्ड लेंथ कैसे बताते हो, आप इसको तोड़ के देखते हो, फिर जितनी एनर्जी लग रही है उसके अकॉर्डिंग बताते हो भाई बॉन्ड लेंथ सेम है या नहीं है। तो चारों बॉन्ड को तोड़ा गया, तोड़ा तो चारों की बॉन्ड जो लेंथ है, सॉरी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, मतलब जितनी एनर्जी लगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो सेम लगी। तो उससे कंक्लूजन आया कि बॉन्ड लेंथ तो चारों की सेम है। और यहीं पर ये जो थ्योरी है ये फेल हो गई बताने में स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया एंड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, एंड दीज थ्री आर इट्स एक्सेप्शन। तो याद रखना भाई ये एक्सेप्शन क्यों बने, क्योंकि बॉन्ड के बारे में नहीं बता पाई। इसके अकॉर्डिंग जो एंगल होना चाहिए था वो 90 डिग्री होना चाहिए था, जबकि जब एंगल देखा गया तो एंगल आया आपका 109 डिग्री 8 मिनट्स। तो ये एंगल कुछ निकल कर आया। तो इन सब चीजों के बारे में वो नहीं बता पाया और आपकी जो थ्योरी है वो फेल हो गई। तो ये जो भाई आपकी यहाँ पर लिख रखी है मैंने ब्रैकेट में, these are the exceptions। अब भाई यहाँ पर क्या हुआ, इनकी तो एक्सेप्शन निकल गई। अब इनका ही एक फ्रेंड था और उस फ्रेंड का नाम है पोलिंग। कौन था भाई इनका फ्रेंड, पोलिंग था। और उसको इन्होंने अपना दुख समझाया कि यार देखो मेरा कितना बड़ा दुख है, ये जो कार्बन सॉरी ये जो मीथेन है ये हमको ले डूबा और यहाँ पर हम इस चक्कर में फंस गए कि ये बॉन्ड लेंथ सेम कैसे आ रही है। तो पोलिंग सुनता है यार, आपको दोस्त अगर कुछ बताता है, दोस्त दुखी है, आपको सुनना पड़ता है, पर आप कर क्या सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो पोलिंग भी सुनता है, दोस्त के लिए बहुत दुखी होता है और पर वो कुछ कर नहीं सकता। तो वो क्या करता है, एक मूवी देखता है। अब वो मूवी देख रहा होता है, मूवी होती है भाई 90s की मूवी, बहुत पुरानी टाइप की मूवी। और मूवी में वो देखता है कि भाई क्या होता है, मूवी में होता है एक बूढ़ा सा बाप और बाप के पास होता है खूब सारा पैसा और उसके होते हैं 4 लड़के। ये स्टोरी मैंने आपको जीओसी में भी सुनाई थी, ठीक है। तो वही स्टोरी अपन यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। एक क्या है, एक फादर है बूढ़ा सा जिसके पास प्रॉपर्टी की कमी नहीं है मगर लड़के 4 हैं। और जो ये आपका बच्चों यहाँ पर फादर है, फादर का क्या है, एक फेवरेट सन है, ये इसका फेवरेट सन है, ठीक है। बाकी के ये 2, 3, 4 भी है पर ये इसका फेवरेट है 1 वाला, क्योंकि ये क्या करता है, पापा की सब बातें मानता है, सब अच्छे से रहता है, बिजनेस में भी काम मतलब बिल्कुल हाथ बटाता है, पूरा बिजनेस इसने संभाल के रखा होता है और बाकी के सारे निकम्मे होते हैं। अब बाप टेंशन में कि यार प्रॉपर्टी, मेरी तो उम्र निकल जा रही है, प्रॉपर्टी नाम करनी है और इन नालायक के नाम आ गई तो फिर तो मेरा नाम इज्जत सब डूब जाएगी। तो ये टेंशन में होता है। तो फिर यहाँ पर ये सोचता है कि क्यों ना मैं इन लोगों को एक टास्क दूं और बोलता है कि जाकर 5-5 हजार रुपए कमा कर लाओ और अगर तुम चारों 5,000 रुपए कमा के ला पाए, एक जने को 5,000 कमाने हैं, चारों 5,000 लिया है तो मैं प्रॉपर्टी को चारों में बांट दूंगा, मगर अगर कोई 1 या 2 ज्यादा ले आया तो प्रॉपर्टी का डिवीजन भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो बाप ने तो अपना दिमाग लगा दिया, पोलिंग मस्त मूवी देख रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, वो मूवी देख रहा है, मूवी में ये सारी स्टोरी चल रही है। अब वो देखता है कि यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला बेटा होता है वो होता है सबसे, सॉरी ये तो बढ़िया वाला है भाई, ये तो बढ़िया वाला बच्चा है, तो ये लेकर आएगा 8K। ये जाता है, कमाता है, मेहनत करता है, 5 लाने थे, डबल ले आया, और डबल तो नहीं मतलब ऑलमोस्ट डबल ले आया। दूसरा वाला भी अच्छा होता है थोड़ा, तो ये 7K ले आता है। फिर ये होता है आपका नालायक, नालायक ला पाता है 3K, और उससे भी ज्यादा नालायक होता है ये सबसे छोटे वाले, क्या होते हैं, नालायक होते हैं थोड़े, है ना, होते हैं ना ऐसा। तो ऐसे ही ये 2K लेकर आता है। तो लाने थे इनको इतने और ला पाई ये इतने। अब बाकी के जो ये 2 भाई है ये टेंशन में, ये भी सोचता है यार मुझे भी थोड़ा बहुत तो मिल ही रहा है, हालांकि इसको ज्यादा मिलेगा पर मुझे भी थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये सोचता है कि यार बाकी के 2 क्या होते हैं, रो रहे होते हैं। अब बड़ा भाई क्या होता है, ओवरऑल अच्छा होता है, तो वो उनके पास जाता है, उनको बोलता है भाई क्यों रो रहे हो, तो बोलते हैं हम तो 2 या 3 के ही लगा यहाँ पर कमा के ला पाए। तो उसने बोला टेंशन की कोई बात नहीं है, इधर टोटल कर रहे थे 20K आ रहा है, इधर टोटल करोगे कितना आएगा भाई, यहाँ पर भी 20K ही आ रहा है। तो ये बोलता है डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा करते हैं अपन क्या करते हैं, चारों पैसों को जो चारों अपने कमाए हैं उसको मिक्स करते हैं और मिक्स करके डिवाइड कर लेते हैं चारों में, और पापा को जाके बोलेंगे भाई 5K 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 ही कमाए हैं। हालांकि जो उनकी अर्न जो उन्होंने करा था वो ये करा था, मगर इसका आइडिया था कि अपन चारों क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, और बाकी के 2 भाई तो खुश हो जाते हैं, मगर ये बीच वाला थोड़ा दुखी होके बोलता है यार मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैंने तो अच्छे खासे कमाए हैं, मुझे ज्यादा प्रॉपर्टी चाहिए। मगर ये वाला इसको भी समझाता है कि प्रॉपर्टी तो मेरे पास ही ज्यादा आएगी,
तो नुकसान तो तेरा भी हो रहा है, इसलिए पांचों में यहाँ पर क्या कर देते हैं, मिक्स कर लेते हैं, आखिर है तो भाई। तो भाई पुरानी की, आजकल तो ऐसा नहीं होता है, पर 90s की मूवी में ऐसा हो जाया करता था। तो ये मूवी की कहानी थी जो पॉलिंग देख रहा था, और यहाँ पर देखता है कि चारों खुश हो जाते हैं, प्रॉपर्टी चारों के नाम आ जाती है। पॉलिंग मूवी देखते देखते सोचता है यार मेरी दोस्त की प्रॉब्लम भी तो यही थी, और उसको समझ में आता है कि बिल्कुल सही यहाँ पर ऐसा हुआ होगा कि ये चारों बॉन्ड इसलिए सेम आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ तो मिक्सिंग हुई है, इन सब ने अपनी जो प्रॉपर्टीज है उनको मिक्स करके कुछ नया फॉर्म करा है, जिसकी वजह से ये चारों की चारों बॉन्ड लेंथ सेम आ रही है, जिससे यहाँ पर चारों की मनी सेम आ रही थी। और यही दिमाग लगाकर वो नए कॉन्सेप्ट के साथ आता है, और वो जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था भाई, पॉलिंग ने दिया था, उसी का आइडिया था। सब कुछ मूवी देखते देखते आइडिया, तो ये तो सिर्फ स्टोरी है, बाकी सभी उसी का आइडिया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, वही जो कार्बन वाली कहानी है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। कार्बन का आपने देखा, सॉरी मीथेन का आपने देखा, यहाँ पर क्या था 1s2 2s2 2p2 ऑर्बिटल्स थे, जिसमें अगर अपन ने एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो सारे के सारे अनपेयर्ड होकर यहाँ पर ये s और 3p थे। तो अब बच्चों यहाँ पर इसने क्या करा, वही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक तो आपका 2s में है और बाकी के जो 2p है उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और पॉलिंग ने सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ पर इस चीज को समझाया कि इनमें हुई होगी मिक्सिंग, और मिक्सिंग करके इन्होंने क्या करा है, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं जो कि चारों के चारों सेम एनर्जी के हैं। और यहाँ पर एक बात समझो, मिक्सिंग क्यों हो पाई भाई, इस कहानी से समझो। मान लो अगर इस कहानी की बात करें तो मिक्सिंग क्यों हो पाई, क्योंकि जो गैप था वो कम था, एक ने 8 कमाए, एक ने 7, एक ने 3 ने 2 ने। मान लो अगर यहाँ पर पापा ने बोला होगा 1 करोड़ कमाने के लिए, और बाकी के 3 ने क्या क्या है 1 लाख कमाने के लिए, और बाकी के 3 ने 1 लाख कमाए हैं, इसने कुछ नहीं कमाया, तो क्या उस केस में ये इसको देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या है, ज्यादा है। तो अगर एनर्जी का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, और अगर एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कम है तो ही ओवरलैपिंग हो पाएगी। तो भाई ये चीज याद रखना, ओवरलैपिंग के लिए सिर्फ ये कंडीशन नहीं है कि चारों की कोई क्या हुआ, चारों मिक्स कर लेंगे, नहीं, मिक्स तब कर पाएंगे जब एनर्जी का डिफरेंस कम होगा। तो वही चीज है बच्चों, यहाँ पर क्या था, एक S था, 3p थी, S से P में जाना है, और 2 सबशेल क्या है, सेम है, 2s 2p, और सब सेम सबशेल में आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, एनर्जी का डिफरेंस कम होगा। अगर 2s, अगर मान लो यहाँ पर 2s होता और 3p की बात हो रही होती तो फिर वहां पर क्या है, मिक्सिंग ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं हो सकते। यहाँ पर क्योंकि लेस एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन 2s एंड 2p, ये दोनों मिलके बोलते हैं यार मेरे पास भी एनर्जी कम है, मेरे पास भी एनर्जी कम है, तो क्यों ना मिक्स करके यहाँ पर ऑर्बिटल्स बना ले। और क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक s मिल रहा है और 3p मिल रहे हैं, तो आप बच्चों याद रखना जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने हैं तो जितने ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। कि अगर s 1 है और p 3 है तो जो मिलकर बनेगा वो sp3 बनेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मिक्स्ड ऑर्बिटल, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है जो मिक्स्ड हुए थे उन्हीं से निकल के आ जाएगा कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके बन रहे हैं। तो यहाँ से अपन ने देख लिया कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे थे, जो मिलकर बन रहे थे वो भी 4 है, और 1s और 3p को मिला के बन रहे थे, इसलिए जो बनेंगे वो भी sp3 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 है। और यहाँ पर आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और फिर यहाँ पर आते हैं आपके हाइड्रोजन, और उनको चारों के चारों sp3 जो कि क्या है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिड क्या होता है, 2 चीजों के मिक्सचर से बनता है, तो इसमें s और p दोनों के कैरेक्टर है, तो उन दोनों से मिलकर जो बना है इसको क्या बोलोगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो भाई ये जो आपका sp3 है इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहाँ से आपकी जो कार्बन है उसकी जो एक प्रॉब्लम थी मीथेन की, सॉरी, वो सॉल्व हो जाती है। अब सारी बॉन्ड लेंथ सेम है क्योंकि सब क्या है,
हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने हैं, मतलब सेम एनर्जी के हैं, तो इनको तोड़ने में भी सेम एनर्जी लगेगी, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ यहाँ पर क्या है, सेम हो जाती है। और आप इसको बोल देते हो कि यहाँ से जो इसका एंगल आता है, बताऊंगी मैं, टेट्राहेड्रल शेप होती है, और जो एंगल आता है वो 109 डिग्री 8 मिनट ही आता है, और जो इसकी शेप है वो क्या हो जाती है, टीडी लिख रही हूँ, अभी पूरा बताऊंगी, टेट्राहेड्रल क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल। तो बच्चों यहाँ से अपन को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो किसका कॉन्सेप्ट था, हाइब्रिडाइजेशन का। तो अगर बच्चों यहाँ पर मैं बोलूं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो आप यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन को याद रखो, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, और क्या है कंडीशन, हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस, जिनमें एनर्जी का डिफरेंस कम होना चाहिए, वरना भाई अगर बहुत ऊपर नीचे हो रहा है एनर्जी में तो वहां पर ओवरलैपिंग नहीं होगी, हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। द फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, याद रखना एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है ऑफ इक्वल और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। देखो क्या लिख रखा है, या तो ऑलमोस्ट इक्वल हो गई या स्लाइटली डिफरेंट हो गई, मतलब कम एनर्जी डिफरेंस है, और वो एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनको आप बोलोगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का बनना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। और इसीलिए इस प्रोसेस को बोल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। तो बच्चों ये था आपका हाइब्रिडाइजेशन। इसके कुछ फीचर्स है जिनको देख लेते हैं, क्या क्या है भाई, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू गेट हाइब्रिडाइज। यही मैंने बताया था आपको कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अगर मान लो हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपने 1s और 3p लिया है तो 4 आपको मिलेंगे sp3। जितने आप हाइब्रिड ऑर्बिटल के मिक्सिंग करोगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। द हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्वल इन एनर्जी एंड शेप। जो ये 4 अब मिलेंगे ना, ये 4 हमेशा सेम एनर्जी के होंगे। क्या होंगे, हमेशा सेम एनर्जी के होंगे, और इसी वजह से बॉन्ड लेंथ भी सेम आ रही थी। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शन टू हैव मिनिमम रिपल्जन। मतलब मान लो अगर मैं CH4 के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, तो अगर मैं इसके ऑर्बिटल्स ड्रॉ करूँ ना, तो ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने पे ये इस तरीके से असाइन होंगे कि सब में क्या हो, मिनिमम रिपल्जन हो। अगर मुझे 4 यहाँ पर sp ऑर्बिटल्स बनाने हैं, ये क्या है, sp ऑर्बिटल है, तो ये चारों इस तरीके से असाइन होंगे कि इन चारों में मिनिमम रिपल्जन हो, और इस मिनिमम रिपल्जन की वजह से ही यहाँ पर क्या है, जो टेट्राहेड्रल होंगे और जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, वो बढ़कर हो जाएगा 109 डिग्री 8 मिनट्स। ठीक है, तो ये इसीलिए एंगल ऐसा आ रहा है क्योंकि रिपल्जन इनको मिनिमम करना है। वही चीज लिख रखी है कि टू हैव मिनिमम रिपल्जन बिटवीन द पेयर्स एंड दस द स्टेबल अरेंजमेंट इज ऑब्टेन्ड। क्योंकि आपको रिपल्जन को मिनिमम करना है, इसीलिए वो इस तरीके से अलाइंड होती है और एंगल हो जाता है 109 डिग्री 8 मिनट्स का। तो आइए भाई कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके ड्रॉ करके देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अगर अपन बात करें सबसे पहले sp की, फिर बात करते हैं sp2 की, ये मैं जीओसी में बता चुकी हूँ बच्चों आपको, और फिर बात करेंगे sp3 की। ठीक है, आइए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं s और p दो ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रही हूँ, तो एक s लगा होगा और एक px लगा होगा, या py लगा होगा, या pz लगा होगा। बीइंग क्या है यहाँ पर, कंडीशन क्या है, क्योंकि s जो है अपना सारी डायरेक्शंस में होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनकी इंटरमिक्सिंग हुई होगी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। किन किन की ऑर्बिटल की मिक्सिंग से ये बने होंगे। ठीक है, तो 3 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से ये बने। अगर सी अपन यहाँ पर sp2 के लिए करें तो एक s हुआ होगा, एक px होगा और एक py होगा। ठीक है, px pz भी हो सकता है। यहाँ पर तो 3 यहाँ पर ऑर्बिटल चाहिए, तो तीनों डिफरेंट ही होंगे, एक px py और एक pz बना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ तक तो। ठीक है, अब अगर sp की बात करें तो sp में क्या होता है बच्चों, जिसकी शेप होती है वो होती है लीनियर। कैसी शेप होती है, लीनियर। अगर बात करें sp2 की, तो sp2 की शेप होती है बच्चों आपकी इस तरीके की, ट्राइगोनल प्लानर।
और वैसे ही अगर आप बात करो यहाँ पर sp3 की, तो उसकी शेप हो जाती है यहाँ पर इस तरीके से, जिसको बोलते हो टेट्राहेड्रल। जो मैं टीडी बोल रही थी ना शॉर्ट में, वो है टेट्राहेड्रल। अपन ये सारा बच्चों कल डिटेल में सब कुछ दोबारा समझाऊंगी, बस अभी के लिए ध्यान रखो कि sp, जब भी sp मिक्सिंग करवा रहे हैं तो s, px, py या pz कुछ भी हो सकता है, प्लस नहीं भाई यहाँ पर ऑब्लिक का साइन आएगा, px हो सकता है, py हो सकता है और pz हो सकता है। लीनियर शेप होगी क्योंकि यहाँ पर जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, 180 डिग्री का आएगा। यहाँ पर जो शेप है उसके हिसाब से एंगल 120 डिग्री का आएगा और यहाँ पर 109 डिग्री 8 मिनट्स का आएगा। और ये हो गया आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों ये हो गया आपका sp, sp2, sp3। यहाँ पर एक और चीज समझो, अगर मैं इनकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करूं, है ना, कि sp दिखने में कैसा है, sp2 दिखने में कैसा है, तो यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। अगर sp की बात करोगे तो sp में एक s होगा और जो p है आपका वो s से छोटा सा हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ ही शिफ्ट हो जाएगी। अगर sp2 की बात करोगे तो एक आपका ऑर्बिटल का लॉब ऐसे होगा और एक इस तरीके से हो जाएगा। अगर sp3 की बात करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपकी p ऑर्बिटल और ये इस तरीके से एक लॉब छोटा सा हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पर दिखने में तीनों की जो शेप है वो क्या दिख रही है, सेम दिख रही है। तो आप लिख सकते हो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहाँ पर लिखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप। जितनी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी शेप सेम है, हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस, पर जो साइजेस है वो यहाँ पर डिफरेंट है। अब सेम शेप से क्या मतलब है बच्चों, शेप से मैं ये बोल रही हूँ कि इसमें भी एक बड़ा लोब है, एक छोटा लोब है, एक बड़ा लोब है, एक छोटा लोब है, इसमें भी एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब है। तो मेरा जो यहाँ पर सेम शेप से मतलब था सिर्फ वो था बिग लोब एंड स्मॉल लोब है, और जो इनकी शेप आ रही है वो तीनों ही केस में क्या है, सेम है। मगर अगर साइज की बात करें तो एक s का है, एक में क्या है 2p है और एक में 3p है, तो साइज में तीनों के ही डिफरेंस होगा। और बच्चों बहुत बार अपन क्या करते हैं, s कैरेक्टर भी निकालते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर s कैरेक्टर के लिए क्या करना है, प्रेजेंट s कैरेक्टर निकालना है तो इंटू 100 करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपको दिख रहा है, एक s है और क्या है, एक p है। इसका मतलब आप इसको जो इंटू करोगे वो किससे करोगे, 1/2 से करोगे, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स है वो कितनी है, 2, तो 2 ऑर्बिटल्स लोगे। क्योंकि यहाँ पर अगर ऑर्बिटल्स की बात करें तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल हैं, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हैं और यहाँ पर 4 ऑर्बिटल हैं। तो बस यही करना है, 1/2 इंटू 100 करोगे तो ये आ जाएगा 50%, ठीक है। वैसे ही अगर आप इसमें करोगे तो 1/3 इंटू 100 करोगे जो कि आ जाएगा 33%, और यहाँ पर 1/4 इंटू 100 करोगे जो कि आ जाएगा 25%। तो कोई भी पूछ ले sp, sp2 और sp3 में से प्रेजेंट s कैरेक्टर किसके ज्यादा है, जिसके क्वेश्चंस मैंने आपको कराए भी थे कि sp को अपन ज्यादा प्रेजेंट s कैरेक्टर क्यों मानते हैं, वो यहाँ से निकलता है जब आप उसकी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होती हैं उसको डिवाइड करते हो इंटू 100, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर नंबर ऑफ s कैरेक्टर्स निकल जाते हैं, और s कैरेक्टर्स को याद रखना काम आएंगे। ये एक में sp में होते हैं 50%, sp2 में होते हैं 33.33%, और इसी के साथ में बच्चों यहाँ पर जो आपका sp3 होता है उसमें होते हैं 25%। तो अपन ने सब बात कर ली है कि sp, sp2, sp3 की शेप्स क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, और कल अपन बहुत सारे पढ़ेंगे, sp पढ़ेंगे, sp2, sp3 पढ़ेंगे, फिर sp3d भी आ जाएगा, sp3d2 पढ़ेंगे, sp3d3 पढ़ेंगे। तो ये सब अपन कल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के मॉलिक्यूल के अंदर कैसे लगाना है वो भी पूरा देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों अपन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, और जो आपके वीबीटी के क्वेश्चंस है वही। तो द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स ऑफ 2s 2p 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 2s ओवरलैपिंग हैज, आपको इन तीनों ही केस में 2 2 दिख रहा है, मतलब यहाँ पर साइज कांस्टेंट रखनी है। और मैंने बताया था जब साइज कांस्टेंट होगी तो जो पिक्चर में आ जाएगा वो है p कैरेक्टर, मतलब p ऑर्बिटल अगर आ गया तो p कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। तो p ऑर्बिटल के हिसाब से आंसर c होना चाहिए था, pp फिर sp और फिर ss। जितने ज्यादा p कैरेक्टर उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी। हेंस इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, c हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा भाई, सिग्मा बॉन्ड के लिए मैंने क्या बताया था, या तो ss बनेगा, sp बनेगा,
या फिर PP बनेगा। और PP में भी क्या होना चाहिए, एक्सिस आपका जो है वो सेम होना चाहिए, कि अगर ये PX है तो ये भी PX हो, और अगर PY है तो PY हो, और जो एक्सिस है वो भी S एक्सिस हो। ठीक है, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और अगर PY है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी Y एक्सिस होना चाहिए। तो मतलब एक्सिस वाली जो है p ऑर्बिटल्स वो तो जरूर सिग्मा बॉन्ड बना देगी। SS ऑर्बिटल्स बिल्कुल फॉर्म करती हैं। S एंड P ऑर्बिटल्स ओनली लिख रखा है भाई, ओनली तो नहीं, यहाँ पर तो 3 आएगी, SP ओनली भी कैंसिल हो जाएगा। SS SP PP बिल्कुल सही, यही 3 बात करी थी मैंने। 3 तरह के सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं भाई, और उन सिग्मा बॉन्ड में 3 तरीके से हो सकता है, SS SP और PP। ठीक है, एक्सिस की अभी यहाँ पर पूछा नहीं गया है तो एक्सिस की बात भी नहीं करेंगे, और क्लियरली जो आंसर यहाँ से निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, C। ठीक है, तीनों क्योंकि ऑर्बिटल्स आ गई है। हाँ, अब यहाँ पर आप बात कर सकते हो एक्सिस की, क्या पूछा है, वीकेस्ट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन द ऑर्बिटल। अब ध्यान रखना है, आपको क्या बोला था मैंने, सिग्मा और पाई में से वीक क्या है बच्चों, यहाँ पर पाई वीक है, और स्ट्रेंथ के बारे में बताया था क्योंकि इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है और पाई में साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। तो जब PP साइडवेज की बात करेगी, फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा दे दिया, तो नॉर्मल सी बात है, साइडवेज का मतलब है पाई ऑर्बिटल है, क्योंकि साइडवेज तो पाई ऑर्बिटल्स ही बनाते हैं, सॉरी पाई बॉन्ड है, कि साइडवेज से तो पाई बॉन्ड ही बनता है। ये बात तो याद है ना भाई, हेड ऑन से बनता है सिग्मा, साइडवेज से बनता है पाई। ठीक है, SP से क्या बनेगा, अभी देखा था सिग्मा ही बन रहा था, SS का तो कोई सवाल ही नहीं है, सिग्मा ही बनेगा। S जहां पर इन्वॉल्व है वहां पर सिग्मा होगा। और अगर PP लिया है तो अगर सेम एक्सिस की बात कर रहे हो, कोएक्सियल एक्सिस लिख रखा है, मतलब बिल्कुल सही है, सेम एक्सिस है। अगर PX लिया है और जो आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है वो भी क्या है, X है। यहाँ पर मान लो आपने PY लिया है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Y है, और यहाँ पर आपने PZ लिया है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी Z है, तो इन तीनों ही केस में जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो आपसे क्या पूछा था कि वीकेस्ट कहाँ बनेगा, तो वीकेस्ट तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिर्फ पाई वाला हो सकता है, मतलब आंसर हो जाएगा A। तो बच्चों आज अपन ने हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को समझ लिया, मॉलिक्यूल्स में कैसे लगाना है वो अपन कल सीखेंगे, और VBT के मेरिट्स डिमेरिट्स पकड़ ली, बॉन्ड स्ट्रेंथ के सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं सब देख लिया है, कि किस तरीके से अपन यहाँ पर इस चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने वाले हैं। अपन कल पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में कैसे मॉलिक्यूल्स में लगेगा। आज अपन ने सारा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, VBT पढ़ लिया है, मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ ली है VBT की, साथ ही में बॉन्ड स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लिया है। तो बच्चों यहीं पर अपना जो चैप्टर है खत्म होता है। थैंक यू सो मच।